नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और मुस्कुराते हुए होंगे। रहना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है आकाशगंगा। जो पिछली ज्योग्राफी की अपनी क्लासेस चल रही है, तो अब जो अंतरिक्ष के बाद या महाविस्फोट सिद्धांत के बाद जिसकी बारी आई है वो है आकाशगंगा की बारी आई है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आकाशगंगा पढ़ेंगे। आकाशगंगा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद इसके प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी संरचना पढ़ेंगे, ये संरचना कैसी है, इसमें तारों का जन्म कैसे होता है, तारे कैसे यंग स्टार में जाते हैं और कैसे वो ब्लैक होल में जाकर मर जाते हैं। ठीक है, और इसी के बीच सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, और जो रेड जाइंट स्टार है वो कैसे बनते हैं, सभी चीजें, सूर्य कैसे बना है, सूर्य कब तक रहेगा, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा कैसे है, सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट में इसका निष्कर्ष निकालेंगे, बढ़िया बढ़िया पॉइंट बताऊंगा आपको मैं जो एग्जाम रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आकाशगंगा। ठीक है, क्या देखते हैं आकाशगंगा। ठीक है, तो आकाशगंगा का सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसकी परिभाषा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं परिभाषा क्या होती है। आकाशगंगा की परिभाषा क्या होती है, देखिए कि कई अरबों तारे तथा गैस तथा धूल के कण तथा ऊर्जा तथा अदृश्य पदार्थ के समूहन को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, वन लाइनर देखिए, बिल्कुल मैं बता रहा हूं क्या होता है। इसमें कई तारे होते हैं, उन तारों का एक जगह पाया जाना, ठीक है, तथा उनके चारों तरफ धूल कण का होना, गैसों का होना, अदृश्य पदार्थों का होना, ऊर्जा का होना, इन सब को समूह के रूप में जब हम देखते हैं तो क्या कह देते हैं, आकाशगंगा कह देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। आकाशगंगा क्या होती है कि कई तारों के समूह जिसके अंतर्गत धूल कण, ऊर्जा के कण और गैसें और अदृश्य पदार्थ विद्यमान हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, हो गया, परिभाषा हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी आकाशगंगा है, ठीक है, वो कौन सी है। हालांकि मैं पहले क्लास में बता चुका हूं, इससे पहले वाली क्लास में आकाशगंगा के बारे में बता चुका हूं कि कौन क्या नाम है, उसका नाम कैसे पड़ा है। ठीक है, आज हम इसकी विस्तृत जानकारी करेंगे, तो मैं वापस बताता हूं आपको। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वो मंदाकिनी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो इसकी संरचना हम देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, यानी इसके एक किनारे से, यानी इसके एक छोर से दूसरे किनारे या दूसरे छोर तक क्या हो रहा है, दूध की नदी बह रही है, ऐसा दिखता है। ठीक है, यानी एक किनारे या छोर से दूसरे किनारे या छोर तक क्या हो रहा है, दूध की नदी बहती हुई दिखाई देती है। इस वजह से क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, यानी दूध की नदी की भांति प्रतीत होना, इसे दुग्ध मेखला का नाम दे देता है। और दुग्ध मेखला को क्या बोलते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे आकाशगंगा कौन है, मंदाकिनी है, या इसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि इसके प्रकार। ठीक है, तो आइए इसके प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जब इसके प्रकार देखते हैं, ठीक है, तो ये 3 प्रकार की है। ये कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। ठीक है, सबसे पहला प्रकार है वो है दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल है। ठीक है, यानी दीर्घवृत्तीय यानी अंडे के समान, अंडे के समान जिसकी आकृति होती है, दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल होती है। ठीक है, दूसरी चीज आती है सर्पिलाकार स्पाइरल। ठीक है, इसके बाद जो आकृति होती है स्पाइरल, जो है नहीं, हमारी जो आकाशगंगा है वो कैसी है, स्पाइरल है। ठीक है, क्या है, स्पाइरल है। ठीक है, इस प्रकार की इसकी आकृति है। इसके बाद आते हैं अनियमित आकार, इर्रेगुलर, यानी जिसका कोई आकार ही नहीं हो, वो अनियमित आकार। अनियमित आकार में वो आकाशगंगाएं आती है जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक है, यानी बाकी जो किसी भी प्रकार की, जैसे गोल भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, और ये ऐसी भी हो सकती है, मतलब कोई निश्चित आकार ही नहीं है, कैसी होनी चाहिए, निश्चित आकार नहीं, इसमें क्या बोलते हैं, अनियमित आकार कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी संरचना, इसको साफ करते हैं, फिर संरचना के साथ आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आकाशगंगा की संरचना की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आकाशगंगा की संरचना है वो कैसी है, वो सर्पिलाकार है। कैसी है, सर्पिलाकार है। ठीक है, किसकी,
हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी है, ठीक है। दूसरी चीज, फैक्ट वाली चीज है कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका जो व्यास है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें 3 लेयर्स है, ठीक है, यानी 3 पट्टिका पाई जाती है, 3 चरणों में होती है हमारी आकाशगंगा, 3 चरणों में है, जिसके केंद्र में क्या है, ब्लैक होल है, ठीक है। क्या है, ब्लैक होल है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट लेयर आती है, ठीक है, उसे कहते हैं ओल्ड स्टार। क्या कहते हैं, ओल्ड स्टार, ठीक है। उसके बाद जो इसकी जो सेकंड लेयर आती है उसे कहते हैं यंग स्टार, ठीक है। क्या कहते हैं, यंग स्टार, ठीक है। जिसके बाद तीसरी लेयर आती है उसे कहते हैं एम्ब्रायो स्टार या भ्रूण तारे, यानी पहला ओल्ड स्टार में यानी वृद्ध तारे जो मरने की अवस्था में है, ठीक है। उसके बाद दूसरे आते हैं यंग स्टार, नवजात तारे, ठीक है, जो युवा नौजवान है इस समय। फिर आते हैं एम्ब्रायो स्टार या भ्रूण तारे, ये भ्रूण तारे का मतलब है जो तारा बनने की प्रक्रिया में है, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसी क्रम में, हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं भ्रूण तारे को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो यहाँ जो गैस के बादल होते हैं, ठीक है, गैस के बादल में क्या होता है, घूर्णन होता है, ठीक है। तो उस घूर्णन में क्या होता है, हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, तो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन से हीलियम बनने की, यानी हाइड्रोजन के जुड़कर हीलियम बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो नाभिकीय संलयन होती है, तो इस नाभिकीय संलयन से क्या होता है, इससे क्या उत्पन्न होता है, एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब नाभिकीय संलयन होता है, जब हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ रहे होते हैं, ठीक है, हीलियम बन रहा होता है, तो इससे क्या होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। नाभिकीय संलयन से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है हीलियम है जो हाइड्रोजन की तुलना में भारी परमाणु होता है, ठीक है। तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का बल जब कार्य करता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो केंद्र की ओर खींचते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हीलियम जो भारी होने के खातिर, जब हीलियम भारी होता है, इसी वजह से क्या होता है, वो केंद्र की ओर जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन जो परमाणु है हल्का होने के कारण क्या होता है, उत्प्लवित होता है, और जो हीलियम है वो क्या होता है, केंद्र में जमा होने लगता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो ये हीलियम है, ठीक है, हीलियम से क्या होता है, जो हीलियम का जो केंद्र में जमा हो रहा होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो नाभिकीय संलयन हो रहा होता है, हाइड्रोजन हीलियम बन रहा होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। और जो हीलियम है, वो हीलियम क्या होता है, केंद्र में जमा हो जाता है, बहुत अत्यधिक सघन मात्रा में हो जाता है, घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व बढ़ जाता है। यानी इसमें नाभिकीय संलयन धीरे 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 धीरे, जब आपको पता है हाइड्रोजन की भी तो कमी आएगी, जब हाइड्रोजन हीलियम बन रहा है तो हाइड्रोजन की कमी आएगी, कहीं ना कहीं नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब हीलियम की अत्यधिक सघनता हो जाती है, कहाँ, केंद्र में, ठीक है, तो इस अवस्थिति को क्या कहते हैं, रेड जायंट स्टार कहते हैं, ठीक है, यानी लाल दानव, इसे लाल दानव कहते हैं, लाल दानव तारा, ठीक है। तो जो लाल दानव तारा है, ठीक है, तो इस लाल दानव तारा में क्या अत्यधिक इसके केंद्र में सघनता की वजह से, घनत्व के बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक विस्फोट होता है, क्या होता है, एक विस्फोट होता है, ठीक है। तो इस विस्फोट को क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरनोवा, आपने कई बार सुना होगा, आज देख लीजिए। तो इसमें जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब देखिए, अभी इस विस्फोट के रिजल्ट में क्या मिलता है हमको, एक साइड क्या मिलता है, कोर, जिसका केंद्र होता है वो अलग हो जाता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, इसकी जो गैसें हैं वो अलग हो जाती है, ठीक है। तो जो हमें कोर प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो गैसीय रूप में हमें प्राप्त होते हैं, तो इस गैसीय रूप में क्या होता है, आपको पता है गैस से घूर्णन कर रही है, तो इस गैसों के घूर्णन में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन फिर क्या वापस वही प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, क्या होता है, हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, और कौन सी प्रक्रिया चालू हो जाती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, ठीक है। और ये हीलियम होता है वो वापस केंद्र में एकत्रित होने लगता है, और क्या होता है,
धीरे धीरे क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम बनता रहता है और केंद्र में एकत्रित होता रहता है। ठीक है, तो वही अब ये क्रम जो चल रहा था, विस्फोट हुआ उसके बाद में ये क्रम चल रहा था, इसी क्रम में क्या होता है, जो ये तारे होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में क्या होते हैं, विस्थापित होते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इसी दिशा में क्या होता है, जब ये अवस्थिति में प्राप्त होती है तो ये जो तारा है वो आकाश गंगा की जो बीच वाली लेयर है, ठीक है, यानी ये बीच वाली लेयर है, इसमें क्या पहुंच जाता है, क्या कर जाता है, इसमें पहुंच जाता है। और ये तारा कौन सा तारा है, सूर्य। सूर्य का उदाहरण ले रहे हैं, हमारा तारा सूर्य है इसलिए हम सूर्य का उदाहरण ले रहे हैं। बाकी जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, मिडल लेयर, यंग स्टार, नवजात तारों की सूची में आ जाते हैं और उसी में हमारा होता है सूर्य होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, सूर्य। पता चल गया सूर्य कैसे प्राप्त हुआ है हमें, इसे सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो घूर्णन हुआ उसके बाद इसी अवस्थिति में प्राप्त हुई। ठीक है, अब बात आती है कि जो सूर्य होता है, ठीक है, अब सूर्य की संरचना कैसी है ये इसके बाद हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल आकाशगंगा के दृष्टिकोण से कि सूर्य, ठीक है, अब सूर्य के बाद ये कैसे कब जाके ये ब्लैक होल में हो जाएगा और मृत तारा घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ एक डाउट आता है कि यहाँ तो सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, क्या यहाँ विस्फोट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नाभिकीय संलयन खत्म नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी क्या होता है, विस्फोट होता है। ठीक है, आइए कैसे देखते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, जिस प्रकार यहाँ जो नाभिकीय संलयन की दर थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और यहाँ विस्फोट, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में क्या होता है, सूर्य है, सूर्य जैसा तारा है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, विस्फोट कब होता है, जब इसमें भी नाभिकीय जो संलयन हो रहा होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और हीलियम का बनना जब समाप्त हो जाता है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तो इस नाभिकीय संलयन की दर क्रिया के समाप्त होने पर क्या होता है, इसके केंद्र में हीलियम की सघनता की वजह से घनत्व की अत्यधिकता होने के कारण इसमें विस्फोट होता है। और जो ये विस्फोट होता है, इस विस्फोट को के बाद जो इसका केंद्र होता है, तो इस केंद्र को क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है, या सफेद वामन तारा। क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, सफेद वामन तारा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली चीज आती है कि एक चीज आपके दिमाग में होगी, जो कलर की बात, ठीक है, तो एक कलर की एक चीज है कि जो जब नाभिकीय संलयन हो रहा होता है, ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में जो भ्रूण तारा होता है जिसमें नाभिकीय संलयन की जो दर होती है वो बहुत अत्यधिक होती है। ठीक है, यानी जब नाभिकीय संलयन सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा, एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, तो उस समय जो कलर रंग होता है वो होता है ब्लू होता है। ठीक है, जैसे नाभिकीय संलयन की दर कम होती है फिर व्हाइट हो जाता है और फिर होता है येलो। अब तो आप समझ जाइए हमारा सूर्य कैसा है, येलो दिखता है हमें। ठीक है, तो इस स्टेज पे आ गया है। उसके बाद रेड होता है, ठीक है, यानी जब रेड होता है तब विस्फोट होता है और वो क्या, समाप्त हो जाता है, मृत हो जाता है। ठीक है, तो यहां क्या होता है, विस्फोट हुआ, इससे क्या मतलब व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद वामन तारा बनता है। तो अब यहां क्या है, हीलियम है, समझे आप, इस केंद्र में क्या है, हीलियम है, और ये हीलियम है, ये हीलियम से जुड़ने से क्या बनता है, कार्बन बनता है, फिर आयरन बनता है, यानी हीलियम क्या बनाता है, कार्बन और आयरन का निर्माण करता है जुड़कर। ठीक है, तो इस जो कार्बन और आयरन वाला जो युक्त जो तारा होता है, ठीक है, इसे जो ये केंद्र होता है इसे कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन। ठीक है, तो ये ब्लैक ड्वार्फ है, जिस प्रकार यहां से विस्थापित होकर मध्यवर्ती में आ गया है, ठीक है, उसी प्रकार से मिडल से क्या होगा, धीरे धीरे जो ये प्रक्रिया इसमें बदलेगी, विस्फोट होगा, ब्लैक ड्वार्फ होगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपको पता है इस प्रकार क्या करते हैं, ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो चक्कर लगाते 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 जैसे जैसे ब्लैक किसे लगाते हैं, ब्लैक होल के। ठीक है, यानी सूर्य जो होता है भैया वो क्या करता है, इसके चक्कर लगाता है, किसके, आकाश गंगा के केंद्र के। ठीक है, और इसकी दर भी सुन लीजिए, येलो कलर का होता ही है। ठीक है, तो इसकी जो दर भी सुन लीजिए, इसकी जो दर होती है वो 25 करोड़ ईयर। ठीक है, यानी 25 करोड़ साल में एक चक्कर होता है किसका, सूर्य का, किसके,
आकाशगंगा के केंद्र के, और इसको क्या कहते हैं? खगोलीय वर्ष। यहाँ कोई जगह नहीं है, इसे क्या कहते हैं? खगोलीय वर्ष कहते हैं। या ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं किसे? जब ये 25 करोड़ साल में क्या सूर्य इसके ब्लैक होल के चक्कर लगाता है, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं? खगोलीय वर्ष। यानी एक खगोलीय वर्ष कितने साल में होता है? 25 करोड़ साल में। ठीक है, अब आपके सामने आगे जो ब्लैक ड्वार्फ है, तो ब्लैक ड्वार्फ क्या धीरे धीरे ओल्ड स्टार, ठीक है, वृद्ध तारों में आ जाता है। और ये जब ये तारे लगाते लगाते चक्कर लगाते, हर चक्कर में क्या होती है? दूरी कम होती जाती है, और धीरे 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 क्या इसमें आ जाते हैं? ये ब्लैक होल में समा जाते हैं, तारों की लीला समाप्त हो जाती है। एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि आप देख रहे हैं यहां विस्फोट हो रहा है, न्यूट्रॉन तारा बन रहा है। एज इट इज सेम विस्फोट यहां हो रहा है, क्या बन रहा है? सफेद वामन तारा बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिमिट है, मतलब ये क्या किस क्राइटेरिया के तहत ये बन रहे हैं? ठीक है, तो उसको लेकर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर, भारतीय वैज्ञानिक हुए डॉक्टर चंद्रशेखर। उन्होंने अपनी एक लिमिट दी जिसे कहा गया चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तो इन्होंने बताया अपनी सीमा में इन्होंने क्या किया? अपने सूर्य को आधार माना, और सूर्य को आधार मानते हुए इन्होंने बताया कि जिस तारे का द्रव्यमान एक पॉइंट सूर्य से लेकर 1.44 गुना, या सूर्य के 1.44 गुना तक रहेगा, ठीक है, उसमें विस्फोट होगा तो क्या बनेगा? व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। लेकिन जब यही विस्फोट किसी सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.44 से 3 गुना तक के तारे में होगा तो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। कौन सा? न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, ये रहा। ठीक है, और इसके बाद एक और स्थिति प्राप्त होती है कि जब 3 गुना से ज्यादा हो, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से ज्यादा हो, उस समय क्या बनेगा? फ्रोजन स्टार बनेगा। यानी जो ये केंद्र के कोर की मात्रा, कोर की अवस्थिति पाई जाएगी, उसे क्या कहेंगे? फ्रोजन स्टार कहेंगे। तो ठीक है, ये था आकाशगंगा का संरचना। ठीक है, परिभाषा पढ़ी, आकाशगंगा की हमने परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने इसके प्रकार देखे, प्रकार देखने वाली इसकी संरचना देखी। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। इसमें हमने ये भी देखा है कि इसका जो व्यास है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। ठीक है, और सब चीजें पढ़ी है। इसके बाद जो चीजें आएगी वो आएगी सूर्य की अवस्थितियां होगी हमें। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? सूर्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जब सूर्य पढ़ेंगे वो कब पढ़ेंगे? इससे अगले वाली क्लास में। ये इसका जो नॉलेज है वो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब कीजिए। और जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है आपके, वो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और जरूरतमंद जिसको अच्छा लगे, आपको जिसको भेजना अच्छा लगे, उसे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नए ऊर्जावान वीडियो के साथ, ऊर्जावान टॉपिक के साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।